गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, उसके एमसीक्यूज और उन एमसीक्यूज का एनालिसिस। तो हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच टेक्नोलॉजी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मेकिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिशेबल मीट चीपर एंड मोर एफिशिएंट? वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें जो पेरिशेबल पेरिशेबल मतलब जो जो वस्तु नष्ट हो सके, जल्दी से फ्रेजाइल हो, जो ओके, जिससे पेरिशेबल मीट चीपर एंड मोर एफिशिएंट, वो कौन सी टेक्नोलॉजी? तो मीट सही रहे उसके लिए क्या होगा? जाहिर सी बात है, फ्रिज। अब फ्रिज तो लेके जा नहीं सकते, तो फ्रिज वाला क्या किया? जहाज, यानी रेफ्रिजरेटेड शिप्स। ये टेक्नोलॉजी हमने यूज की। आप देख सकते हैं पिक्चर में, यहां पे जो है रेफर शिप या फिर इसको रेफ्रिजरेटेड वेसल बोलते हैं, जो कि यूज होता है फॉर द पेरिशेबल गुड्स। ठीक है, रेफ्रिजरेटेड शिप्स वर अ क्रूशियल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द लेट 19th century दैट रेवोल्यूशनलाइज्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ द पेरिशेबल गुड्स। अब फायदा क्या होगा इससे? जब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे फ्रोजन मीट, इससे क्या होगा? हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगी, प्राइसेस रिड्यूस होंगे, और इससे जो है डाइट्स चेंज हो सकती है गरीबों की। गरीब लोग भी जो है उनको भी प्रोटीन इंटेक ज्यादा मिलेगा। ये उद्देश्य था इस टेक्नोलॉजी का। सेकंड क्वेश्चन, विच फास्ट स्प्रेडिंग कैटल डिसीज हैड अ टेरिफाइंग इंपैक्ट ऑन अफ्रीकन लाइवलीहुड एंड द लोकल इकोनॉमी इन द 1890s? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, द करेक्ट आंसर इज रिंडरपेस्ट। तो अफ्रीका का लाइवलीहुड इससे कैसे इंपैक्ट हुआ, ये डिस्कस करते हैं अभी। तो ये आप देख सकते हैं, ये अफ्रीका का मैप है, ये अफ्रीका का मैप है, और हाँ, अफ्रीका का मैप है। यहां पे जो है, यहां से यानी ईस्ट अफ्रीका से जो है एक इन्फेक्टेड कैटल जो है भेजा गया और फीड कराया गया इटालियन सोल्जर्स को, उनको खिलाया गया, और फिर इन्होंने खाया, और ये डिसीज जो है पूरे अफ्रीका में फैलते फैलते जो है केप ऑफ गुड होप तक जो है फैल गया। और अफ्रीका की जो पॉपुलेशन थी, उनका लाइवलीहुड किस पे डिपेंडेंट था? एनिमल हस्बेंड्री पे, यानी पशुपालन पे डिपेंडेंट था। और कौन सा डिसीज फैला? इस डिसीज का नाम क्या है? रिंडर पेस्ट डिसीज। ओके, ध्यान पे रखेंगे, लिखा भी हुआ है। द डिसीज ओरिजिनेटेड इन ईस्ट अफ्रीका एंड स्प्रेड क्विकली अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, रीचिंग द केप ऑफ गुड होप, द सदर्न मोस्ट टिप, विद इन जस्ट 5 years। और 5 साल में अफ्रीका के लोगों का जो लाइवलीहुड है वो खत्म हो चुका था। लिखा भी हुआ है, इन द लेट 1980s रिंडर पेस्ट अ डेडली कैटल प्लेग। याद रखना, पशुओं की महामारी है ये, ध्यान रखना। पशु जो है इससे इन्फेक्ट हो गया था। रीच्ड अफ्रीका वाया इन्फेक्टेड लाइवस्टॉक इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया टू फीड द इटालियन सोल्जर्स। द डिसीज डिवास्टेटेड द कॉन्टिनेंट, किलिंग 90% ऑफ द कैटल। वहां के पशु जो है 90% खत्म हो गए थे 5 सालों में, बाय डिस्ट्रॉइंग देयर प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड वेल्थ फॉर अफ्रीकन। colonial power were able to monopolize the remaining resources, forcing African into the wage labor market। क्योंकि ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए थी? लेबर चाहिए थी, और लेबर जो कि अफ्रीकन, जो कि कहां पे बिजी थे? वो अपने पशुपालन में बिजी थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? वहां उनका जो लाइवलीहुड था उसको पहले खत्म किया, और फिर जब उनके पास कुछ काम नहीं रहा अफ्रीकन के पास, उनको जो है एज अ लेबर रिक्रूट किया। wage labor market for mines and plantations to survive, thereby cementing colonial control, ताकि कंट्रोल किया जा सके उन्हें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु pioneered the assembly line technique for faster and cheaper mass production of goods? ये असेंबली लाइन मेथड जो है किसके द्वारा इजाद किया गया? द करेक्ट आंसर इज हेनरी फोर्ड। असेंबली लाइन मेथड कैसे किसे कहते हैं? आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये जैसे एक जो है एक बेल्ट चल रही है, एक इस बेल्ट के ऊपर ये अलग अलग लोग खड़े हुए हैं, अलग अलग लोग हैं। हर एक का काम है, पहले ये सही करेगा, फिर उसके बाद ये पार्ट इसके पास जाएगा, फिर ये पार्ट इसके पास जाएगा, ये पार्ट ऐसे ऐसे ये पट्टी जो है चलती जाएगी। इसको कहते हैं असेंबली लाइन मेथड। ये मेथड यूज होता है बेसिकली मास प्रोडक्शन के लिए, याद रखना। इंट्रोड्यूस इन द अर्ली 20th century नोटेबली बाय द हेनरी फोर्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ध्यान पे रखेंगे, असेंबली लाइन मेथड, ठीक है, मास प्रोडक्शन के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स वाज इंट्रोड्यूस्ड टू यूरोप फ्रॉम द अमेरिकास आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवरी। आपको पता ही होगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है अमेरिका डिस्कवर किया था। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अमेरिका से वो कौन कौन से खाने थे जो इसने जो है जाकर वापस दिए इन द कोलंबियन एक्सचेंज। व्हीट, राइस, कॉफी और पोटैटोस। तो अमेरिका से इसको मिले आलू। खाली आलू मिले नहीं, उसके अलावा भी और कई चीजें मिली, जैसे कि पोटैटोज, मेज, टमाटोज, चिली पेपर, स्वीट पोटैटोस, कोकोआ। यानी कि अमेरिकन जो थे वो आलू से परिचित थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि भारत में आलू बन रहे हैं, अमेरिका में भी आलू बनते थे पहले। मक्के से भी परिचित थे, टमाटर से, चिली पेपर से, स्वीट पोटैटो से, शकरकंदी से और कोकोआ से, जिसकी चॉकलेट बनती है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जिन्होंने अमेरिका डिस्कवर किया था 12 अक्टूबर 1492, ध्यान पे रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्ली फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। यूरोप से अमेरिका क्यों चले गए कई सारे लोग, हजारों की तादाद में 19वीं सेंचुरी में? क्या कारण था? इसका कारण है ड्यू टू पॉवर्टी एंड वाइड स्प्रेड डेडली डिसीजेस। ये कारण है क्यों गए। अब एक बार और डिस्कस करते हैं विस्तार पूर्वक। देखिए, वो कह रहे हैं दैट थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्लेड यूरोप और अमेरिका इन द 19th सेंचुरी बिकॉज 19th सेंचुरी तक यूरोप में आ गई थी पॉवर्टी और हंगर, जो कि कॉमन हो गया था। तो सिटीज जो हैं वो क्राउडेड हो गए थे, और ज्यादा क्राउडेड होने की वजह से, गरीबी की वजह से, भूखमरी की वजह से वहां पे क्या फैल गए? डेडली डिसीजेस। यानी डेडली डिसीज इज आल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई पीपल शिफ्ट फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। और उसके अलावा रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स भी होने लगे यूरोप में। उसका कारण है, हम शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से, है ना। प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से जो है मार्टिन लूथर ने जो है कौन सी रिफॉर्मेशन? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। ठीक है, रिफॉर्मेशन, जो कि किसके अगेंस्ट थी? अगेंस्ट द बाइबल। ओके, ठीक है। तो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स वर कॉमन एंड रिलीजियस डिसेंटर्स वर परसिक्यूटेड। डिसेंटर उन्हें कहते हैं जो धर्म की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोले, उनको परसिक्यूट किया गया, मारा गया, जिस वजह से वो कई सारे लोग यूरोप से भाग के अमेरिका चले गए। अगला क्वेश्चन है विच डिसीज प्रूव टू बी अ डेडली किलर फॉर अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ड्यू टू देयर लैक ऑफ इम्यूनिटी। अमेरिका वासी जो है इम्यूनिटी उनकी कम होने के कारण, क्योंकि वो आइसोलेटेड रहते थे, अमेरिका से कभी बाहर नहीं निकले, जिस वजह से एक बीमारी ने जो है अमेरिका को कॉलोनाइज कर दिया। वो बीमारी का नाम है स्मॉल पॉक्स, नॉट चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। तो हुआ क्या था, अमेरिका कॉलोनाइज कैसे हुआ उसकी कहानी लिखी हुई है। तो पोर्चुगीज और स्पेनिश मिड 16th सेंचुरी में उन्होंने अमेरिका को कॉलोनाइज किया सुपीरियर फायर पावर से नहीं, नॉट बाय सुपीरियर फायर पावर और कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन, नो। colonization of America was done by germs of smallpox that they, यानी स्पेनिश कॉन्करर्स जो थे, that they carried on their person. Because of their long isolation, America's original inhabitants had no immunity against these diseases that came from Europe. और smallpox spread deep into the continent, American continent की बात हो रही है, ahead even of any Europeans reaching there. It killed and decimated. Decimated means destroy the whole communities and paving way for the conquest. और उनके लिए जो है ग्राउंड बन गया था कॉन्क्वेस्ट करने का, कब्जा करने का। तो ये थी कहानी स्मॉल पॉक्स, एक बीमारी जो है किस तरह से आपको जो है कॉलोनाइज कर सकती है। तो ये पूरा कॉलोनाइज कर दिया गया अमेरिका। आप देख सकते हो ये स्पेनिश टेरिटरी ग्रीन कलर की, पोर्चुगीज टेरिटरी ऑरेंज कलर की, फ्रेंच टेरिटरी, पूरा अमेरिका कॉलोनाइज हो गया। 13 कॉलोनीज थी अमेरिका में, जो यही जो है यूएस से बने। तो स्मॉल पॉक्स ये स्किन पे जो है ऐसे रेड कलर के मार्क्स आ जाते हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर में। ओके दाने से हो जाते हैं स्मॉल पॉक्स। ओके, प्रीशियस मेटल्स स्पेशली डैश फ्रॉम माइंस इन पेरू एंड मेक्सिको फाइनेंस यूरोप ट्रेड विद एशिया। वो कह रहे हैं कि वो कौन से प्रीशियस मेटल थे, वो कौन से प्रीशियस मेटल थे जो कि पेरू की माइंस और मेक्सिको की माइंस से जो है डिराइव करना चाहते थे, जिससे यूरोप की ट्रेड को फाइनेंस किया गया। वो कौन सा मेटल था? कॉपर, गोल्ड, आयरन और सिल्वर। द करेक्ट आंसर इज सिल्वर। हम ध्यान पे रखेंगे अमेरिका हैज प्रीशियस मेटल सच एज सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर कहां पे? पेरू और मेक्सिको। याद रखेंगे सिल्वर कहां पे पाया गया?
पेरू और मेक्सिको। इवन आज की तारीख में भी अगर आप ये मैप देखें तो मेक्सिको जो है सबसे ज्यादा चांदी जो है प्रोड्यूस करता है, और दूसरे नंबर पे चाइना, और तीसरे नंबर पे है हमारा पेरू। तो आज की तारीख में मेक्सिको और पेरू जो है ये बहुत ज्यादा जो है चांदी प्रोड्यूस करते हैं, इवन आज की तारीख में भी। ओके, और दूसरा गोल्ड कह रहे हैं एल्डोराडो। एल्डोराडो जिसको हम कहते हैं फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड। फेबल्ड माने झूठा शहर। अब आप कहोगे सर झूठा शहर सोने का, ये कैसे? छोटी सी कहानी है, फटाफट से बता देते हैं। भैया साउथ अमेरिका का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है इसको कहा जाता था एल्डोराडो। एल्डोराडो, नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ साउथ अमेरिका। इसमें एक छोटी सी कहानी है, प्रचलित है। कहानी क्या है कि राजा ने कहा था कि मुझे जो है जब दफनाया जाए तो मुझे जो है पूरा सोने की डस्ट से जो है कवर किया जाए, सोने की राख से जो है कवर किया जाए। तो लोगों को लगा कि भैया एल्डोराडो में तो भाई साहब बहुत ज्यादा फेबुलस वेल्थ है, तो इसलिए इसको एल्डोराडो को क्या कहा जाता है? फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड। ओके, तो ये दोनों लोकेशन याद रखनी है आपने, सिल्वर पेरू एंड मेक्सिको, और गोल्ड एल्डोराडो, फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट वाज द फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड दैट मैनी यूरोपियन एक्सपीडिशन सर्च्ड फॉर इन द अमेरिकास? द करेक्ट आंसर इज एल्डोराडो। अभी हमने डिस्कस किया। The colonization of America and the discovery of the new trade routes led to the shift of the center of the world trade from dash to the Atlantic। वो कह रहे हैं अमेरिका को कॉलोनाइज करने के बाद जो ट्रेड थी वो शिफ्ट हो गई हमारी किस रीजन से? अटलांटिक की तरफ। द करेक्ट आंसर इज मेडिटेरेनियन। आप यहां पे देख सकते हैं, मैप में देख सकते हैं, ये अटलांटिक रीजन है, ये अटलांटिक रीजन है। और ब्रिटिशर्स की बड़ी खास बात ये है कि ब्रिटिशर्स जो है रॉ मटेरियल जो है जितने भी कॉलोनियल कंट्रीज हैं उनसे लेते हैं और उन्हें देते फिनिश गुड्स। ये देख सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन से आ रही हैं लग्जरीज, फर्नीचर, टेक्सटाइल्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, क्योंकि फिनिश गुड्स जो है वो महंगे होते हैं कंपैरेटिवली टू द रॉ मटेरियल। ओके, एक पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया है ग्रेट डिप्रेशन का। ग्रेट डिप्रेशन का इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ा? हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है क्लास में। ग्रेट डिप्रेशन 1929। ओके, इकोनॉमिकल इंपैक्ट पड़ा इसका। भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ा? पहला, इमीडिएट इंपैक्ट ऑन ट्रेड। द डिप्रेशन इमीडिएटली अफेक्टेड द इंडियन ट्रेड एंड इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स नियरली हाफ। इंडिया की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कम हो गए। दूसरा, प्राइस जो है वो गिर गए, डिप्रेशन की सिचुएशन आ गई, जिसको हम लोग डिफ्लेशन भी कहते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में। तीसरा पॉइंट है सीवियर इंपैक्ट्स ऑन पीजेंट्स एंड फार्मर्स। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर प्राइसेस भी गिर गए थे। एग्रीकल्चर प्राइसेस गिरने के कारण, लेकिन गवर्नमेंट तो वो चाह रही थी कि किसान जो है टैक्स दे, और किसान को अब टैक्स देना था तो किसान जो है और ज्यादा कर्जे में डूब गया था, तो ये इंपैक्ट पड़ा। चौथा है एक्सपोर्ट ऑफ प्रीशियस मेटल जैसे कि गोल्ड। तो लोगों ने कर्जे से निजात पाने के लिए सोना जो है बेचना शुरू किया। पीपल सोल्ड ज्वेलरी टू पे द डेट्स। और इसी के कारण 1931 में जो है भारत में शुरू हुई, क्योंकि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन और 1931 में क्या शुरू हुई भारत में? गांधी जी द्वारा सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि साल्ट टैक्स के अगेंस्ट जो है की गई। आगे है द सिल्क रूट आर एन एग्जांपल ऑफ। किसका एग्जांपल है? मॉडर्न इंडस्ट्रियल ट्रेड या प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स? द करेक्ट आंसर इज प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स। कल्चरल लिंक्स इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही वो रूट है जहां से धर्म भी जो है एक जगह से दूसरी जगह गया था। तो आइए सिल्क रूट के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। व्हाई वर दीज रूट्स नेम्ड सिल्क रूट? इसका नाम सिल्क रूट क्यों पड़ा? क्योंकि ये सिल्क से बना हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिकॉज चाइनीज सिल्क कार्गोज प्राइमरली मूविंग वेस्टवर्ड। यस, क्योंकि चाइनीज के सिल्क कार्गोज जो थे वो वेस्टवर्ड इसी रूट से मूव करते थे, इसी वजह से इस रास्ते का नाम क्या पड़ा? सिल्क रूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सिल्क रूट से रिलेटेड? बिसाइड गुड्स व्हाट एल्स ट्रेवल अलोंग द सिल्क रूट? और क्या क्या जो है सिल्क रूट से जो है जाता था? तो मैंने आपको बताया कि रिलीजन भी इसी रूट से गया, आइडियाज भी गए, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी गए। सिर्फ ट्रेड नहीं होती थी, कल्चरल लिंक्स भी थे, रिलीजन्स भी ट्रांसफर होते थे और आइडियाज भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रीजन्स वर कनेक्टेड बाय द सिल्क रूट? सिल्क रूट से कौन कौन से एरिया कनेक्टेड थे? The correct answer is China, Asia, Middle East, Europe and North Africa. As you can see in the map, चाइना, ये एशिया, ये मिडल ईस्ट हो गया, ये आपका अफ्रीका वाला एरिया हो गया, और ये यूरोप हो गया। ओके, ये पूरा एरिया जो है ये सिल्क रूट कहलाता है।
लिखा भी हुआ है, द सिल्क रूट्स आर अ प्राइमरी एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड and cultural exchange connecting China with Asia, Europe and North Africa. They facilitated the movement of Chinese silk, spices, pottery, precious metals, while also spreading religions, ideas and culture across the continents. Next question, what goods flowed from Europe and Asia toward other regions along these routes? और क्या क्या चीजें जाती थी अभी डिस्कस किया, जैसे कि प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर, स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल. सिर्फ सिल्क नहीं जाता था, और भी कई सारे गुड्स जो है इस रूट से जाते थे. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम जो इंपॉर्टेंट, एक तो सिल्क रूट के बारे में डिस्कस कर पढ़ना है आपने, ग्लोबलाइजेशन के बारे में, रिंडरपेस्ट के बारे में, ग्रेट डिप्रेशन और उसके इंपैक्ट के बारे में. और भैया क्या नाना पाटेकर का परीक्षा आ रही है, फिर भी बेशर्मों की तरह मोबाइल चला रहे हो, तो मोबाइल ना चलाएं. हाँ, पढ़ाई के लिए चला सकते हैं आप. तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे खत्म होती है. थैंक यू वेरी मच. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए. थैंक यू.